Hello guys, welcome to our channel Restored of Queen. Chapter 41 रागिनी गई जेल। नैनो की तो बात नैना जाने है। नेक्स्ट मॉर्निंग माही की नींद खुलती है, उसका से दर्द से फट रहा था। ओह गॉड मेरा सर, ये बोलते हुए माही ने इधर उधर देखा तो खुद को एक अनजान जगह पाकर वो चौंक गई। उसने जल्दी से चादर हटाई तो देखा कि इस वक्त वो एक ब्लैक कलर की शर्ट में थी। उसकी नज़र अपने बगल में सोते हुए इंसान पर गई, जिसे देखते ही माही को शांति मिली क्योंकि वो और कोई नहीं रिधान था जो पेट के बल सो रहा था। माही रिधान को देखते ही सुकून की सांस लेती है और फिर सोचने लगती है आखिर वो रिधान यहाँ कैसे आए। मैं तो पार्टी में डांस कर रही थी, फिर अचानक से मुझे चक्कर आने लगे तो मैं वॉशरूम गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था माही खुद से बोली क्योंकि उसे अब कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे में तेज तेज से नॉक होने की आवाज़ आती है। माही जल्दी से उठती है और दरवाज़ा खोलती है तो अपने सामने रागिनी को पाती है। ओह तो तुम यहाँ हो, कैसे गई रात? ये बोलते हुए रागिनी जैसे ही अंदर आती है उसने बेड में सोते हुए रिधान को देखा। रिधान का फेस दूसरी साइड था, इसलिए रागिनी रिधान के पहचान नहीं पाए और माही को ताना मारते हुए बोली, ओह तो तुम अपने आशिक के साथ थी। उस दिन पार्टी में तो तुम बहुत पत्नी पति बता रही थी और आज यहाँ अपने लवर के साथ अलग ही रंगरलियाँ मना रही हो। तुम्हारी जैसी लड़कियाँ। रागिनी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माही ने उसके गाल पर तमाचा मारा। वो थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि रिधान की भी नींद खुल गई। वो तुरंत उठा और माही के पास गया। दोबारा अगर एक शब्द भी अपने गंदे मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी, माही ने गुस्से में कहा और फिर रिधान की तरफ मुड़कर बोली, रिधान यही है वो लड़की जिसने कल रात मुझे ड्रग दिया था और मुझे किसी और के साथ बेचना चाहती थी। आप अभी के अभी पुलिस को कॉल करिए। उद्धरण चिन्ह। वही रागिनी तो अपने सामने रिधान को देखकर सदमे में ही थी और दूसरा झटका तब लगा जब माही ने पुलिस का नाम लिया। ये तुम कैसा झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो? माना कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। माही उसकी बात सुनकर आग बबूला हो रही थी। वो गुस्से में बोली, नफरत, वो भी तुमसे? अरे तुम तो मेरी नफरत के भी लायक नहीं हो। और अगर मैं झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूं तो यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लेते हैं, फिर टी प्रूफ हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन किसे फंसा रहा है। उद्धरण चिन्ह। रागिनी अब खुद के ही गेम में फंस रही थी। उसने रिधान से कहा, रिधान तुम माही को देख रहे हो, ये कैसे बात कर रही है? मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उद्धरण चिन्ह। लेकिन रागिनी की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए रिधान ने कॉल लगाया, मुझे अगले आधे घंटे में यहाँ कल रात की सारी फुटेज चाहिए और कपड़े भी। इतना बोलकर रिधान ने कॉल कट किया और माही से बोला, तुम रेस्ट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर रिधान वहाँ से वॉशरूम चला गया और वही रागिनी खुद को इग्नोर होता हुआ देखाकर गुस्से में उबल उठी थी। आधे घंटे बाद रिधान बथरोब पहने सोफे पर बैठा था। माही ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। रिधान के सामने टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ था और उसमें कल रात की फुटेज चल रही थी। वही रागिनी खुद की गलती पकड़े जाने के कारण डर से कांप रही थी। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद रिधान ने लैपटॉप बंद किया और रागिनी की तरफ देखते हुए बोला, तो मिस रागिनी अब आप कुछ कहना चाहेगी? उद्धरण चिन्ह। रिधान, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये माही तुमसे नहीं, सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करती है। तभी देखो समर को छोड़कर तुम्हें पकड़ लिया। कल को तुमसे अमीर लड़का मिलेगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देगी क्योंकि माही एक स्लू। रागिनी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रिधान आगे आकर रागिनी के दूसरे गाल पर एक थप्पड़ मारता है। ये थप्पड़ पहले वाले से भी तेज था। रागिनी फर्श पर पड़ी थी, उसके होंठों के किनारे से ब्लड आने लगा था और उसके गाल में रिधान के 5 उंगलियां छाप गई थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसे घटिया बातें बोलने की? नील, इस लड़की को यहाँ से ले जाओ और इस पर इतने चार्जेस लगाओ कि ये कभी जेल से बाहर ना पाए। उसका गुस्सा सर पर सवार था। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था लेकिन माही के बारे में कुछ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नील कुछ बॉडीगार्ड की हेल्प से रागिनी को वहां से ले जाते हैं। उनके जाते ही माही तुरंत आकर रिधान के गले लग गई। थैंक यू, आप सही समय पर आ गए, वरना ना जाने मेरे साथ क्या होता। और मैं। उद्धरण चिन्ह।
शशश, मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा और तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा। रिधान ने माही को अपने सीने से लगाते हुए बोला। रिधान की बात सुनकर माही को भी खुशी हुई। दूसरी तरफ कसक के फ्लैट में कसक किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसके चेहरे पर आज अलग चमक थी। उसने आज नाश्ते में आलू के पराठे और मसाला दही बनाया हुआ था, साथ में मसाला छाछ भी। वो सभी खाना लेकर बाहर टेबल पर लगा रही थी, तभी रूम से आता हुआ रोहित दिखा। कल रात देर हो जाने से रोहित कसक को ड्रॉप करने आया था और फिर वापस टाइम पर उसकी कार खराब हो गई थी, इसलिए उसे कसक के फ्लैट में ही रुकना पड़ा था। गुड मॉर्निंग, रोहित ने कहा और चेयर में बैठ गया। उसे खाने की खुशबू लेते हुए कसक से बोला, भाभी की तरह तुम्हारे हाथ का खाना भी टेस्टी है। उद्धरण चिन्ह। मैंने ही माही को खाना बनाना सिखाया था, क्योंकि आंटी अंकल तो उसे पानी गर्म करने भी नहीं देते थे। कसक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान देख रोहित कहीं खोसा गया था। उसने कसक से कहा, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत खूबसूरत लगती हो। रोहित की बात सुनकर कसक ने उसकी तरफ देखा और दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती है। नैनों की तो बात नैना जाने हैं, सपनों के राज तो रहना जाने हैं। नैनों की तो बात नैना जाने हैं, सपनों के राज तो रहना जाने हैं। दिल की ये बातें धड़कन जाने हैं, जिस पे गुजरी वो तन जाने हैं। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। नज़रें ये आपकी करने लगी होशियारियाँ, कहीं कर दे ना ये मेरे लिए दुश्वारियाँ। नज़रें ये आपकी करने लगी होशियारियाँ, कहीं कर दे ना ये मेरे लिए दुश्वारियाँ। हुस्न की बात तो हुस्न ही जाने है, रूप के नाज तो रूप ही जाने है। सही गलत तो दर्पण जाने है, जिस पे गुजरी वो तन जाने है। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। दोनों एक दूसरे की नज़रों में खोए हुए थे कि कसक का फ़ोन रिंग होता है, जिससे कसक नज़रें चुराते हुए फ़ोन उठाती है। वही रोहित के चेहरे पर स्माइल थी। चैप्टर 42 रिपीट चैप्टर। आप जाग रहे थे? उद्धरण चिन्ह। नहीं, पर जैसे ही तुमने मुझे छुआ तो मैं उठ गया। रिधान उसके खूबसूरत चेहरे को निहारत हुए बोला। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, ठीक है फिर आप सो जाए, क्योंकि मुझे आज सबके लिए नाश्ता बनाना है, क्योंकि आज मेरी पहली रसोई है। इतना बोलकर माही खुद को रिधान के पकड़ से आज़ाद करने लगी, लेकिन माही को छोड़ने के बजाय रिधान ने उसे ऑस्कर और कसकर पकड़ लिया और बोला, ऐसे नहीं, पहले मुझे मेरी गुड मॉर्निंग किस तो दो। उद्धरण चिन्ह। ये आप क्या कह रहे हैं? आपका मन भर नहीं क्या? 2 रातों से मुझे परेशान कर रखा है और अभी भी आपको यही चाहिए? माही ने हल्का सा गुस्सा वाला एक्सप्रेशन लाते हुए विधान से कहा। रिधान माही के गुस्से वाले चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। वह उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए अपने गर्म सांसें छोड़ते हुए उससे बोला, सोच लो, अगर तुम मुझे एक किस करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मेरा इरादा बदल रहा है। उद्धरण चिन्ह। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, लेट हो रहा है, जाने दीजिए ना। लेकिन माही की बातों का उसे पर कुछ भी असर न पड़ा, बल्कि रिधान अब धीरे धीरे माही की गर्दन पर वेट किस कर रहा था। उसकी हरकतें देखकर माही ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है पर छोटी सी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए माही ने विधान के चेहरे को अपने हाथों में भारत और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ पड़ने लगी और जल्दी से एक किस करके वह जैसे ही पीछे हटने को हुई थी कि रिधान उसके सर पर हाथ लगाकर उसे डीप किस करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद रिधान अपने माही को आज़ाद किया। उसकी पकड़ से छूटते ही माही तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसे इतनी जल्दी में जाता हुआ देखकर रिधान के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह अपने दोनों हाथ करके नीचे लगाकर आराम से लेट गया। थोड़ी देर में माही जल्दी से रेडी होकर आती है। उसने आज लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसी के मैचिंग का ब्लाउज। इस सदी में उसका गोरा रंग खेल रहा था। ड्रेसिंग मिरर के सामने वह अपने बालों को सुलझाते हुए अपने आप को आईने में निहार रही थी कि तभी उसे आईने में विधान का अक्ष दिखता है, जो ठीक उसके पीछे खड़ा था। विधान माही के करीब आकर उसके कमर में हाथ डालकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और अपना चेहरा उसके कंधे में टिकेट हुए बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। उद्धरण चिन्ह।
अच्छा, तो क्या मैं आपको रोज खूबसूरत नहीं लगती? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैंने ऐसा तो कहा नहीं, बल्कि मुझे तो तुम हर वक्त खूबसूरत ही नहीं, हॉट, सेक्सी और भी बहुत कुछ लगते हो, बस मन करता है कि तुम्हें खा जाऊं। रिधान उसकी बात सुनकर उसे ऊपर से नीचे इंटेंस नज़रों से घूरते हुए बोला। जैसे ही माही ने शर्म से लाल हो चुके थे, माही को ब्लश की जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि उसके पास नेचुरल ब्लश जो था। रिधान की उंगलियां माही के पेट पर चल रही थी। माही धीरे धीरे उसके हर एक जीवन से पिघल रही थी कि तभी दरवाजे पर नोक होता है और माही विधान से अलग होकर दरवाजा खोलना जाती है। उसने देखा सामने प्रिया खड़ी थी। माही, तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मामी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। प्रिया ने माही से कहा। उसके बाद सुनकर माही ने कहा, हाँ मैं बस अभी आई। ओके। थोड़ी देर बाद स्नेहा जी माही को मंदिर में ले जाकर पूजा करवाती हैं और फिर किचन में रसोई पूजन करवाते हैं। उन्होंने माही को कुछ मीठा बनाने के लिए बोला, लेकिन माही ने मीठे के साथ साथ पूरा खाना बनाने का भी सोच रखा था। वह आज रिधान की पसंद का खाना बनाना चाहती थी। सब लोग इस वक्त डाइनिंग हॉल में मौजूद थे और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे सिवाय लावण्या, अशोक जी और समर के। वह तीनों लोग अभी हॉस्पिटल में ही थे। विधान भी अब तक नीचे रेडी होकर आ चुका था। आज साहिल और राघव भी ब्रेकफास्ट के लिए आए हुए थे। विधान के हुआ और फूफा दोनों इस वक्त किसी काम की वजह से बाहर गए हुए थे। कुछ ही देर में माही सर्वेंट की हेल्प से पूरा खाना टेबल पर लगवा देती है। खाने से आ रही खुशबू से रोहित खुश होता हुआ माही से बोल, वह भाभी, खाना बहुत ही टेस्टी और लजीज दिख रहा है, इसकी खुशबू देखो कितनी अच्छी है। वैसे आपने क्या क्या बनाया है, मुझे तो अब रहा नहीं जा रहा। उद्धरण चिन्ह। रोहित की बात सुनकर खुशी ने कहा, इतना मत खाया करो भाई, वरना किसी दिन गुब्बारा बनाकर फुट जाओगे। थोड़ा जिम जाया करो, बॉडी मेंटेन करो, क्या हर वक्त खाना खाना। खुशी की बातों में टॉन्ट झलक रहा था। उसके बाद सुनकर रोहित ने कहा, ए छोटी चूहिया, अपनी जुबान बंद रखा कर, खुद को देख, खा खा कर मोटी होती जा रही है। उन दोनों की लड़ाई आगे बढ़ती उससे पहले ही स्नेहा जी ने कहा, चुप करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ने लगते हो। फिर उन्होंने माही की तरफ देखते हुए बोला, बेटा अब तुम विधान के पास जाकर बैठ जाओ, खाना मेड सर्व कर देगी। लेकिन माही ने उन्हें मना करते हुए रिक्वेस्ट से कहा, प्लीज़ चाची, मैं सर्व कर दूं। माही की बात पर स्नेहा जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। उसके बाद माही ने धीरे धीरे करके सबको खाना परोसा। पहले दादाजी को, फिर दादी जी को, फिर चाचा जी, चाची, रिधान को, सबको खाना परोसा। माही ने आज खाने में शाही पनीर, नान, आलू मटर की सूखी सब्जी, आलू के पराठे, पापड़, चावल, सोया चाप और रूमाली रोटी और गाजर का हलवा बनाया था। सबको को खाना परोसने के बाद माही रिधान के बगल में बैठ गई। वो जैसे ही बैठी तो रिधान ने उसके लिए खुद खाना परोसा। ये देखकर वहां पर बैठे हुए सब लोग खुश हुए और माही को भी बहुत अच्छा लगा। फिर सब लोग जैसे ही खाना खाते हैं तो सबके चेहरे पर स्माइल थी। वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, दादाजी ने कहा। उनकी बात सुनकर सब तारीफ करते हुए बोले, हाँ खाना बहुत ही टेस्टी बना है। उद्धरण चिन्ह। ये मलाई सोया चाप तो आज से मेरा फेवरेट है। भाभी, क्या आप मेरे लिए वीक में एक बार ऐसा मलाई सोया चाप बना देंगी प्लीज़? साहिल ने माही से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। उद्धरण चिन्ह। और थैंक यू भाभी, उसके बदले में मैं आपको अपनी मूवी के प्रीमियर दिखाने ले चलूँगा, वो भी वीआईपी में। उद्धरण चिन्ह। वही रिधान तो सबसे जेलस हो रहा था क्योंकि अब माही को सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। तभी रिधान ने माही के कान के पास जाकर कहा, खाना तो टेस्टी बना है लेकिन हलवा कम मीठा है। उद्धरण चिन्ह। पर मैंने तो चीनी डाली थी। माही थोड़ा सा परेशान हो गई क्योंकि उसने रिधान का पसंद का सब बनाया था और कमी हो जाने से वो परेशान हो रही थी। उसे देखकर रिधान ने अपनी कटोरी का हलवा माही के आगे करते हुए कहा, तुम खुद टेस्ट कर लो। उद्धरण चिन्ह। माही ने एक स्पून खाया तो उसे टेस्ट सही लगा। मीठा तो है। उद्धरण चिन्ह। अब बहुत टेस्टी लग रहा है, रिधान ने माही के झूठी चम्मच से हलवा खाते हुए कहा। अब जाकर माही को रियलाइज हुआ कि रिधान क्या कह रहा था। वो ब्लश करने लगी। तभी दादा और दादी जी ने माही को अपने पास बुलाया और उसे खानदानी हार देते हुए कहा, बेटा ये है हमारा खानदानी हार और तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट। उद्धरण चिन्ह। वो हार दिखने में ही बहुत खूबसूरत था।
पर वो बहुत महंगा था, उसकी कीमत करोड़ों में थी। माही ने एक नज़र रिधान की तरफ देखा, मानो उसे इशारे में पूछ रही हो कि क्या वह हार ले ले। उसके इशारे को समझकर विधान ने अपना सर हमें हिलाया। माही ने उनसे गिफ्ट लिया और फिर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। स्नेहा जी, चाचा जी और चाचा जी ने माही को सोने के कंगन दिए। खुशी ने माही को ब्रेसलेट दिया। रोहित ने विधान और माही के फोटो को कॉलेज बनवा कर दिया। प्रिया ने माही को रेड कलर की कांजीवरम सिल्क साड़ी गिफ्ट करें। साहिल ने माही को ब्लू डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया और वही राघव ने माही मुंबई से थोड़ी दूर पर एक फार्म हाउस गिफ्ट किया। अब बारी विधान की आई, लेकिन उसके पास इस वक्त कुछ नहीं था। उसने कहा, मैं शाम को माही के लिए गिफ्ट ले आऊँगा, अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह साहिल और राघव के साथ निकल जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वह वापस मुड़कर माही के पास आया और उसके माथे पर किस करते हुए प्यार से कहा, अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना, मैं कॉल करता रहूँगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर विधान चला गया। उसके जाते ही खुशी पीछे से बोली, ओह, लगता है अब बहुत जल्द मैं बुआ बनने वाली हूँ, मेरा पद अब ऊंचा होने वाला है। उसकी नौटंकी देखकर माही ने अपना सर हाँ हिला दिया और वह स्नेहा जी के साथ किचन का काम देखने के लिए चली गई। चैप्टर 43 रिधान ने ज्योति को सिखाया सबक। ओबरॉय इंडस्ट्री। माही इस वक्त अपनी कार से बाहर निकलती है और अपने सामने 50 मंजिला की 3 इमारत देखती है। यह विधान की कंपनी थी जो बहुत बड़ी और कई एकड़ जमीन में फैली हुई थी। इसकी कई सारे ब्रांच भारत के कई सारे राज्यों और विदेशों में भी फैली हुई थी। माही अपने पिछले जन्म में 2 से 3 बार रिधान के ऑफिस आ चुकी है, लेकिन अपने पुनर्जन्म के बाद वह पहली बार ऑफिस आ रही थी। ऐसे तो उसने ऑफिस में आकर कई सारे हंगामा भी किए थे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। वह कंपनी के अंदर जाती है और रिधान का केबिन सबसे टॉप फ्लोर पर था, इसलिए वह लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। तभी उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं आप कहाँ जा रही है? यह आवाज़ रिसेप्शनिस्ट पर बैठी लड़की जया की थी। उसकी आवाज़ सुनकर माही पीछे मुड़ी और जया को देखकर बोली, मुझे मिस्टर ओबरॉय से मिलना है। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? जया ने माही की बात पर कहा। उसकी बात सुनकर माही ने अपना सर नम हिलाते हुए कहा, नहीं है, और मुझे उनसे मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट या किसी भी तरह की परमिशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। माही ने एटीट्यूड के साथ उसे जवाब दिया। वह जया को देखकर अच्छे से पहचानती थी कि जय अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा भी उठाती है, और वह माही को पसंद भी नहीं थी। उसने आते ही सोच लिया था वो कुछ लोगों को ऑफिस से निकालकर बाहर जरूर फेंकेगी, और शुरुआत तो अब जया से होगी। आई एम सॉरी, पर बिना अपॉइंटमेंट लेटर के मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती, प्लीज़ आप बाहर जाइए, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। जया ने भी एटीट्यूड में आकर कहा, ओबरॉय इंडस्ट्री में काम करना कई लोगों को सपना होता है और जया इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाती थी। माही कुछ बोलती उससे पहले ही वहां पर नील आता है। उसने माही को और जया को बात करते हुए देख लिया था। वह माही के पास आया और बोला, मैं आप यहाँ, आपको कुछ काम था। उद्धरण चिन्ह। नील के इतनी रिस्पेक्ट तरीके से और पॉलिटिकली बात करते देखकर जय हैरान थी। वही माही ने नील से कहा, हाँ, मुझे तुम्हारे सर से मिलना था, पर यह मोहतरमा बोल रही है कि मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है और बिना परमिशन के मैं अंदर नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। माही ने जया को घूर कर देखा। वहीं नील ने माही की बात सुनी तो उसने जया को देखा तो जया बोली, सर ये ऑफिस रूल्स के खिलाफ है, इसलिए मैंने जस्ट बोला, और वैसे भी बिना अपॉइंटमेंट के सर से मिलना इम्पॉसिबल है। उद्धरण चिन्ह। नील ने जया को आंख दिखाया और चुप रहने का इशारा किया, फिर माही से बोला, नो मैम, शायद जया ने आपको पहचाना नहीं। आपकी भला सर से मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट और परमिशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। पर सर अभी मीटिंग में बिजी हैं, उनकी मीटिंग 30 मिनट में ओवर होने वाली है, आप तब तक वेट कर लीजिए या फिर मैं उन्हें बता दूं। उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनके केबिन में वेट करूंगी। इतना बोलकर माही चली जाती है। उसके जाने के बाद नील ने जय को वार्निंग भरे लहजे में कहा, तुम्हारा जितना काम है उतना काम किया करो। नील ने कहा और वहां से चला गया। माही रिधान के केबिन में आती है। उसका केबिन बहुत बड़ा और लग्जरियस था। हर एक चीज़ बहुत सलीके से सेट की हुई रखी थी। कई सारे महंगे और एंटीक शो पीस भी रखे हुए थे जिनकी कीमत करोड़ों में होगी। बीच में एक बड़ी सी टेबल थी और सीईओ की चेयर।
रिधान का केबिन देखकर माही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से नोटिस कर रही थी। उसने लंच का बॉक्स टेबल पर रखा और रिधान के केबिन को ध्यान से देखने लगे। देखते देखते वह जाकर रिधान की सीईओ वाली चेयर पर बैठ जाती है और मुस्कुराने लगती है। चेयर में बैठते ही माही के काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। वो आराम से अपना सर टिकाकर बैठ गई। तभी नील केबिन के अंदर आता है। वो माही के लिए कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लाया था। नील ट्रे को टेबल पर रखते हुए माही से बोला, मैम मीटिंग ओवर होने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, आप तब तक स्नैक्स वगैरह खा सकती है और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, माही ने कहा और नील भी वहाँ से चला गया। माही अब सामने रखे हुए लैपटॉप को देखती है। अचानक उसे कुछ याद आया तो उसने लैपटॉप ऑन किया तो वॉलपेपर पर अपनी तस्वीर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अब लैपटॉप पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलकर उसे देखने लगती है और साथ में स्नैक्स एंजॉय करती है। थोड़ी देर बाद केबिन में नॉक होने की आवाज़ आती है। कम इन, माही ने अपना काम करते हुए कहा। कभी दरवाज़ा खुलता है और एक 23 साल की लड़की अंदर आती है जिसने इस वक्त वाइट शर्ट के साथ ब्लैक कलर की शर्ट पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी। अपने शर्ट के ऊपर की 2 बटन पूरी तरह से खोली हुई थी जिससे उसके क्लीवेज और उसका सीन दिख रहा था। अपने चेहरे पर इतना मेकअप लगाया हुआ था। वह लड़की इस कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की हेड थी। उसका नाम ज्योति था जिसे रिधान पर क्रश भी था और वह मन ही मन रिधान को सेड्यूस करने का प्लान बनाया करती थी जो आज तक कभी भी कामयाब नहीं हुआ। ज्योति जैसे ही केबिन में आती है माही को चेयर पर बैठा हुआ देखकर हैरान हो जाती है और साथ में उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि टेबल पर कुरकुरे चिप्स के पैकेट फैले हुए थे और माही आराम से चेयर एडजस्ट करके अपने पैर टेबल पर रखकर लैपटॉप को गोद में रखकर मूवी एंजॉय कर रही थी। तुम कौन हो और इस वक्त बॉस की कुर्सी में बैठकर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ये किसकी चेयर है और टे केबिन का क्या हाल कर दिया है? बॉस को बिल्कुल भी गंदगी नहीं पसंद है। ज्योति ने फाइल को टेबल पर रखा और माही से गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर माही ने एक नज़र उसे दिखा और फिर रिलैक्स वॉइस में कहा, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? और रही बात गंदगी की तो वो पियोन आकर साफ कर देगा। तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज्योति को माही का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुस्से में माही के पास गई और उसे चेयर से उठाते हुए बोली, मैं लास्ट बार कह रही हूँ इस चेयर से अभी के अभी उठ जाओ। तुम्हें पता नहीं है ये चेयर सिर्फ और सिर्फ रिधान सर की है और तुम अंदर कैसे आई? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम मुझे इस कंपनी में की तो लगती नहीं हूँ, फिर कौन हो तुम? कहीं तुम सर की कोई राइवल तो नहीं? ओह शट अप, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मेरा हाथ छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। ज्योति ने माही का हाथ काफ़ी टाइट पड़ा हुआ था जिसे माही को हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था। माही से अब रहा नहीं गया। उसने एक ही थप्पड़ ज्योति को मारा जिससे ज्योति का बैलेंस बिगड़ और वह जमीन पर गिर गई। इस वक्त दरवाज़ा खुलता है और रिधान नील के साथ अंदर आता है। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों शॉक थे। ज्योति रिधान को देखकर जल्दी से उठी और रोते हुए उसके पास गई और बोली, सर देखिए इस लड़की को, यह आपकी केबिन में आपकी चेयर पर बैठी हुई थी और जब मैं इसे यहाँ से जाने को कहा तो इसने मुझे लड़ाई करी और मुझे थप्पड़ भी मारा और उसने केबिन को इतना गंदा कर दिया और जब मैंने साफ करने को कहा तो मुझे धमकी दी। ज्योति की बात सुनकर रिधान ने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा बल्कि उसकी नज़र माही के हाथ पर गई जिस पर इस वक्त रेड रेड निशान हो चुके थे। वह तुरंत उसके पास गया और उसके हाथ को देखते हुए बोला, ये कैसे हुआ? उसकी आंखों में माही के लिए प्यार फिक्र महसूस हो रहा था। माही ने ज्योति की तरफ देखा और फिर मासूम बनते हुए रिधान से कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप अपनी इस चेयर पर किसी को बैठने नहीं देते, वरना मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगती और मैंने जानबूझकर ये गंदगी नहीं फैलाई। मैं तो मूवी देख रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैंने इससे कुछ भी लड़ाई नहीं करी है, बल्कि इसने तो मेरा हाथ बहुत टाइट पड़ा था और मुझे बहुत दर्द हुआ, इस वजह से मैं बस अपना हाथ चुराया और यह खुद अपने आप गिर गई। वैसे भी गिरे हुए लोग गिरे हुए ही अच्छे लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। माही ने लास्ट वाली लाइन ज्योति को देखते हुए बोला। वही नील उसकी बात सुनकर मन ही मन भगवान से ज्योति के लिए प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान बचा लेना इस नादान बच्ची को, इसे बिल्कुल भी नहीं पता है किसने किस चोट पहुंचाने की कोशिश करी है। एक नीचे वह जय और एक ये नमूना। उद्धरण चिन्ह। माही नील ज्योति तीनों को इस वक्त केबिन का टेम्परेचर को होता हुआ दिख रहा था। रिधान ने माही के उसे हाथ पर प्यार से किस किया और उसे चेयर पर बिठाते हुए बोला,
तुम्हें सॉरी बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरी हर एक चीज़ पर, मुझ पर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कंपनी, मुझे जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, वरना तुम्हें ये सब कुछ झेलना ना पड़ता, रिधान ने कहा और माही के माथे को प्यार से चूम लिया। फिर वह पलट कर ज्योति के पास आया, उसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी। उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि ज्योति ने माही को तकलीफ देने की कोशिश करी और उसने माही की इंसल्ट की। उसने नील से कहा, इसे अभी के अभी ब्लैक लिस्ट कर दो, आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को चोट पहुंचाने की और उसकी इंसल्ट करने की। याद रहे इस वह सजा दो जो यह अपने सपने में भी ना भूल पाए। इतना बोलना ही नील के लिए काफ़ी था कि रिधान आखिर चाहता क्या है। नील ने हाँ में सर हिलाया और बाहर खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स को बुलाया। बॉडीगार्ड्स आए और ज्योति को पकड़कर वहां से ले गए। ज्योति इस समय बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। उसे उसके दिमाग में अभी भी परिधान की शादी होने वाली बात गूंज रही थी। उन सब के जाने के बाद रिधान माही के करीब आया और उसकी चेयर पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ झुकने लगा। माही ने उसकी तरफ प्यार से देखा और अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर फिर आते हुए बोली, मैं आज आपके लिए लंच लाई थी। उद्धरण चिन्ह, तो फिर अपने हाथों से खिला भी दो, रिधान ने माही के करीब जाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माही ने रिधान के सीने पर हाथ रखा और खुद से दूर करते हुए चेयर से उठी और बोली, आप हाथ धुल कर लिए, मैं लंच लगाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 44 ऑफिस रोमांस, रिधान का माही से दूर जाना। अब आगे माही और रिधान दोनों लंच कर रहे थे। माही अपने हाथों से रिधान को खिला रही थी और परिधान भी माही को अपने हाथों से लंच खिला रहा था। लंच खत्म होते ही परिधान ने माही से कहा, मुझे कुछ मीठा खाना है। उद्धरण चिन्ह, हाँ तो मैं आपके लिए मीठे में खीर लेकर आई हूँ, माए ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। लेकिन माही के बात सुनकर परिधान ने अपना सारन में हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे खीर नहीं, मुझे कुछ और ही खाना है। इतना बोलते हुए परिधान की नज़रें माही के गुलाबी होठों पर थे। माही को कुछ समझ नहीं आया, वह कुछ बोलती उससे पहले ही उसने कहा, तुम अपने छोटे से दिमाग को इतना परेशान मत करो, मुझे जो खाना है मैं वह खुद खा लूँगा। इतना कहते हुए परिधान ने माही के कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया और दूसरे हाथ से उसके गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने करीब लाकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। धीरे धीरे माही भी किसी में उसका पूरा साथ दे रही थी। परिधर अपने टांग को माही के मुंह के अंदर डालकर चारों तरफ एक्सप्लोरर कर रहा था और बीच बीच में उसके लोअर लिप्स को वाइप भी कर रहा था। करीब 25 से 30 मिनट के लंबी किस के बाद परिधान ने माही को छोड़ा। परिधान से दूर होते ही माही लंबे लंबे सांस लेने लगती है। इसे उसका सीन बार बार ऊपर नीचे हो रहा था जो परिधान को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। माही का चेहरा इस वक्त किसी कश्मीरी शेख की तरह रेड हो चुका था। माही इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक बार फिर परिधान उसके होठों को चूमने लगता है, धीरे धीरे उसके गर्दन पर किस करने लगता है। माही कहाँ उसकी पीठ पर चल रहा था। गर्दन पर किस करते हुए प्रधान ने माही को वैसे ही अपने गोद में उठाया और ऑफिस में ही बने अपने प्राइवेट रूम की तरफ लेकर चला गया। रूम में आते ही उसने माही को बहुत ही आराम से बेड पर लेटाया। हम ये सब अभी आपका ऑफिस है। अगर माहिया के कुछ बोलती उससे पहले ही रिधान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए अपने डीप वॉइस में कहा, शश, अभी सिर्फ हम, तुम और हमारा प्यार है और हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर माही उसके हरी हरी आंखों में देखने में लगती है। रिधान की आंखों में उसे बेपनाह प्यार दिख रहा था। माही उसकी आंखों में खोसी गई थी, वही रिधान धीरे धीरे उसके ऊपर आ रहा था। इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। माही रिधान के नीचे थी और रिधान माही के ऊपर। लगभग उसने अपने आधे से ज़्यादा भार माही के ऊपर छोड़ रखा था और माही ने भी रिधान की पीठ पर अपने दोनों हाथ रखे सहला रही थी। रिधान उसके माथे पर किस करता है, फिर उसके झुकी हुई पलकों पर और फिर उसके दोनों टमाटर जैसे लाल हुए गालों को चूम लेता है। अब रिधान उसके होंठों पर हल्की किस करके एक लंबी फ्रेंच किस करने लगता है। कुछ देर बाद रिधान माही के होंठों को छोड़कर उसके गर्दन कॉलर बोन पर किस करते हुए धीरे धीरे बाइट भी कर रहा था। आह माही की सिसकियां रिधान को पागल कर रही थी। रिधान उसकी ड्रेस के ऊपर से ही उसके चेस्ट को प्रेस करता है और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से सहलाने लगता है, जिससे माही अब कंट्रोल खो रही थी और रिधान को अपनी तरफ खींच रही थी और अपने पैरों से उसके पैरों को आपस में उलझा रही थी। लगभग 30 मिनट तक फोरप्ले करने के बाद रिधान माही के अंदर इंटर होता है।
इस बार वो बहुत जेंटल तरीके से प्यार कर रहा था जिससे माही को और ज़्यादा सुकून और आनंद मिल रहा था। उसके नाखून रिधान की पीठ पर चुभ रहे थे लेकिन दोनों इस वक्त एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। 3 घंटे बाद शाम को माही बेड पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और रिधान उसके चेस्ट के ऊपर अपना सर रखकर लेट हुआ था। रिधान को आज रात में अपने मीटिंग के लिए यूएसए जाना था, इसलिए वो माही के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके। माही उसके बालों को अपनी उंगली से सहला रही थी। क्या आपका जाना जरूरी है? माही ने उदास मन के साथ कहा क्योंकि जब से उसने रिधान का जाना सुना था उसका मन बहुत उदास हो गया था। वह रिधान के बिना अब एक पल भी बिताना नहीं चाहती थी। उसे रिधान से बहुत ज़्यादा प्यार था। वह कैसे उसके बिना अपने 3 दिन गुजारेगी? माही की उदासी, उसकी चिंता समझकर रिधान ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, जान प्लीज़ समझो, अगर मेरा जाना ज़रूरी ना होता तो मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाता। लेकिन ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें मेरा होना उससे भी ज़्यादा। बस 3 दिन के बाद है, मैं जल्द ही आ जाऊँगा। उद्धरण चिन्ह। रिधान की बात सुनकर माही ने कहा, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। न जाने क्यों माही का दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था। उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, उसे डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। माही की इनसिक्योरिटी देखकर रिधान ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता लेकिन तुम्हारा मेरे साथ आना तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मेरे राइवल्स दुश्मन बहुत सारे और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मुझे कनेक्ट हो तो वह तुम्हें निशाना बनाएंगे। मेरी बात को समझो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। रिधान चाहता तो माही को अपने साथ लेकर जा सकता था लेकिन यह मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं थी, यह राघव के साथ अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। रिधान की बात को समझते हुए माही ने कहा, ठीक है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हारी सभी शर्तों को करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। पहली शर्त, क्या आप मुझे हर 2 घंटे में वीडियो कॉल करेंगे? दूसरी शर्त ये कि आप अपने खाने का पूरा ध्यान रखेंगे और अपना भी पूरा ख्याल रखेंगे। तीसरी शर्त यह है कि वहाँ पर मौजूद लड़कियों से आप दूर रहेंगे और चौथी शर्त, जल्दी से मीटिंग खत्म करके वापस मेरे पास आ जाएंगे। माही की शर्त सुनकर रिधान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, खासकर उसकी तीसरी शर्तें सुनकर। उसने माही के गाल पर किस करते हुए कहा, अगर तुम ना भी रहती तो मैं भी उन लड़कियों से दूर ही रहता। मेरे लिए तुम ही सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल, क्यूट और मेरी जान हो। तुम्हारे अलावा कभी किसी के पास नहीं जाऊंगा और ना किसी को आने दूंगा। तुम मुझ पर आसानी से भरोसा कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे आप पर भरोसा है लेकिन इस दुनिया पर नहीं है। आजकल कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ सतर्क रहने के लिए कहा। और वैसे भी नील तो आपके साथ जा ही रहा है, मैं उससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेती रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। हम ठीक है, अब मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। रिधान ने कहते हुए माही को कस के गले लगा लिया और उसके सीने पर अपना सर रखकर लेट गया। अल्पविराम। रुद्राक्ष ने गौरी को एक नज़र देखा। इस वक्त गुलाबी साड़ी में उसका बदन किसी गुलाब के तरह खिल रहा था, ऊपर से उसका सर पर पल्लू लेना रुद्राक्ष को ये उसकी अदा और घायल कर रही थी। दोनों के बीच शांति फैली हुई थी। तभी गौरी ने रुद्राक्ष से धीरे से कहा, सुनिए। उद्धरण चिन्ह। गौरी की आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष ने गौरी की तरफ देखा और कहा, उसकी नज़रें लगातार गौरी पर थी। गौरी को देखकर उसे सुकून मिल रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह अपनी धीरे धीरे कदम गौरी की तरफ बढ़ा रहा था। वो मासा ने कहा है कि कल आपको फलाहारी रखना है क्योंकि कल पूजा है। और गौरी इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसे अपने करीब रुद्राक्ष की प्रेजेंस फील होती है। उसने अपनी नज़रें उठाकर देखी तो रुद्राक्ष उसके पास खड़ा उसे अपने नीली नीली आंखों से निहार रहा था। गौरी ने कुछ पल उसे देखा, फिर वापस से अपनी नज़रें झुका ली और रुद्र की तरफ पीठ करके खड़े हो गई। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, उसे अपने शरीर में कंपन महसूस हो रहा था। रुद्राक्ष गौरी के एकदम करीब जाता है और उसके कान के पास अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। इतना बोलकर रुद्राक्ष वहां से बाथरूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही गौरी ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, पता नहीं इनके पास आने से मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़कता है। ऐसा लगता है कि बस अभी शरीर से बाहर आ जाएगा। दूर रहकर भी तो कॉफ़ी के लिए बोल सकते थे, लेकिन नहीं, पास आके हार्ट अटैक ही देना था। गौरी खुद से बात करते हुए किचन की तरफ चली जाती है और रुद्राक्ष के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगती है।
चैप्टर 45 अमन ने माही को प्रपोज किया, रिधान की जाना खतरे में। रात का वक्त था। माही सोफे पर बैठी हुई थी और रिधान बेड में बैठा नील से कॉल पर मीटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। लेकिन उसकी नज़र माही पर थी, जो अपने उदास चेहरे से रिधान को अपनी हरी हरी आंखों से घर रही थी। उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो रिधान से दूर रहे, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में रहना पड़ रहा था। रिधान ने कॉल पर अपनी बात कंप्लीट की और फ़ोन रखकर माही के पास आया और उसके बगल में बैठते हुए प्यार से उससे कहा, प्लीज़ इस तरह से उदास मत रहो। मुझे तुम्हारी याद आती दिखी नहीं जा रही, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं 3 दिन बाद आ जाऊंगा और कोशिश करूंगा उससे पहले आने की। उद्धरण चिन्ह। पक्का प्रॉमिस कीजिए कि आप जल्दी ही आ जाएंगे। माही अपनी हथेली आगे करते हुए रिधान से बोली। उसकी बात सुनते ही रिधान ने अपना हाथ उसकी हथेली में रख दिया और बोला, पक्का वाला प्रॉमिस, और फिर उसके हाथों को चूम लिया। और फिर रिधान माही के लिप्स पर लाइट किस करने लगा। 15 मिनट बाद रिधान माही से अलग हुआ और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर रिधान अपना पर्सनल बाग उठना है और जाने लगता है कि तभी उसे माही की आवाज़ सुनाई देती है। रुकिए, क्या हुआ? रिधान माही की आवाज़ सुन पीछे मुड़कर बोला। माही अपनी जगह से उठी और रिधान के पास आते ही उसके सीने से लग गई। रिधान ने भी उसे कसके अपनी बाहों में भर लिया और फिर से माही को लाइट किस करके बोला, अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी जाऊंगा उतनी ही जल्दी आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, पर जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी, माही ने कहा। और रिधान चला गया। माही की आंखों में आंसू आ गए थे। वो तुरंत बालकनी की तरफ गई और खड़ी हो गई। थोड़ी देर में उसे रिधान दिखा। वो कार में बैठ ही रहा था कि उसे बालकनी में माही दिखी। उसने माही के फ्लाइंग किस देते हुए बाय कहा और कार में बैठ गया। उसके बैठते ही कार अपनी एक रफ्तार से जाने लगी। उसके साथ 4 कार आगे पीछे चल रही थी, जिसमें वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड थे, जो रिधान के सिक्योरिटी के लिए थे। रिधान के जाते ही माही की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रिधान की कमजोरी नहीं बनना चाहती थी और ना ही उसके काम के बीच आना चाहती थी। माही अंदर आती है और बेड में बैठ जाती है। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब तो उसे रिधान की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। दूसरी तरफ रिधान इस वक्त कार में था और उसके साथ नील और राघव और साहिल दोनों थे। तीनों इस वक्त एक्सप्रेशन लेस थे, क्योंकि ये बात बहुत गंभीर थी। राघव ने रिधान से कहा, रिधान, तुमने माही को इस बारे में कुछ बताया है? नहीं, अगर मैं उसे बताता तो वो मुझे यहाँ आने भी नहीं देती। मैंने सिर्फ उसे मीटिंग के बारे में बताया है और कुछ नहीं। रिधान ने अपने टैबलेट पर देखते हुए शांति से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर साहिल ने कहा, यार, मुझे तुम दोनों का ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आता कि वहाँ खुद जाने से अच्छा है हम लोग अपनी आर्मी को भी भेज सकते हैं। क्यों खुद की जान दांव पर लगाए? खासकर रिधान, तुम्हें अपनी नहीं, कम से कम अपनी बीवी माही की चिंता करनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? तुम्हें पता है कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। शट अप। मुझे माही की चिंता तुमसे ज़्यादा है और ये काम भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं उन मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता और ही अपना इंडिया ख़त्म होने दे सकता हूँ। अब अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो यही चलती गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा, रिधान ने गुस्से में कहा। उसे साहिल की बात पर गुस्सा आ रहा था। फिलहाल उसने अपने कानों में बड्स लगाए, क्योंकि वो उन दोनों की और बकवास नहीं सुनना चाहता था, और फिर अपना फोकस काम में लगाया। नेक्स्ट मॉर्निंग इंडिया में माही जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी, क्योंकि वो आज कॉलेज के लिए लेट हो चुकी थी। उसे इतना जल्दी जल्दी में काम करता देखकर खुशी ने कहा, थोड़ा आराम से मेरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कॉलेज कहीं भाग नहीं जा रहा है, और वैसे भी तुझे तो चिल करना चाहिए कि वो कॉलेज तेरे पति का है। तू देर से जाए या फिर न जाए तो भी वहाँ पर कोई तुझे कुछ कहने वाला नहीं है। प्रिंसिपल को तो सख्त हिदायत दी गई है, क्योंकि प्यारी सी मैडम को ज़रा सा भी दिक्कत न होने पाए। उद्धरण चिन्ह। खुशी की बात सुनकर माही इरिटेट हो रही थी। उसने खुशी की तरफ एक पिलो उठाकर फेंकते हुए बोली, अब अगर तुमने और मेरा दिमाग खराब किया तो पक्का मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ओ मैडम को गुस्सा आ रहा है या फिर भाई की याद सता रही है तो सुबह सुबह इतना मूड खराब है? खुशी उसके गुस्से को भांपते हुए मजाक में बोली।
फिर उसने माही से प्यार से कहा, यार तू चिंता मत कर भाई, आ जाएंगे। तुझे पता है शादी नहीं हुई थी तो भाई घर पर रहते ही नहीं थे, मुश्किल से हफ्ते में 1-2 दिन के लिए आते थे और अपना पूरा टाइम ऑफिस, बिजनेस मीटिंग्स और अपने पर्सनल विला में रहते थे। तुझे शादी करने के बाद भाई यहाँ पर रहने लगे हैं, उन्हें बहुत ज़रूरी मीटिंग होगी इसलिए वह तुझे छोड़कर गए, वरना वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं और कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए अब तुम उदास होना बंद करो और जल्दी से स्माइल करो। उद्धरण चिन्ह। खुशी की बात सुनकर माही थोड़ी बहुत शांत हो गई थी, पर फिर भी उसने खुशी को अपना दर्द बताते हुए कहा, यार पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं अब ज़्यादा दिन तक उनसे दूर नहीं रह पाती, बस वह जल्दी आ जाए। उद्धरण चिन्ह। अच्छा जी, भाई के बिना एक दिन नहीं रहा जा रहा हो, इतना ज़्यादा प्यार है या फिर कुछ और? खुशी माही का मूड ठीक करने के लिए उसे चढ़ाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, तुम बैठकर यहाँ पर कैलकुलेशन करो, मैं जा रही हूँ कॉलेज, बाय। इतना बोलकर माही अपने कॉलेज के लिए निकल गए। दोपहर का वक्त था। माही इस वक्त अपने कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई थी। उसने आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसलिए वह लंच करने आई थी। लंच करने से पहले ही उसने विधान से बात की थी। से बात करने के बाद माही को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। वह अपना लंच कर ही रही थी कि तभी अमन उसके पास आता है और उसके बगल वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। माही को समझ आ गया था कि अमन क्या बात करना चाहता है, क्योंकि पिछले जन्म में अमन उसे वन साइड लव करता था। 1-2 बार अमन ने माही को समझने की कोशिश भी की समर उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वह समर के प्यार में इतनी अंधी थी कि उसने अमन को भी गलत समझा और उसे बिना वजह ब्लेम लगती रहती थी। ये शो, माही ने कहा और अपनी कॉफ़ी पीने लगे। माही, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, पर प्लीज़ तुम मेरी बातों को गलत तरीके से मत लेना, पहले मेरी बात समझने फिर अपना फैसला सुनाना। दरअसल मैं तुमसे ये बहुत पहले ही कहने वाला था, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँ। मुझे डर लगता था, पर अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, इसलिए मेरे दिल में जो कुछ भी है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मुझे बहुत पसंद आ गई है। इस फर्स्ट साइड लव कहो या फिर कुछ भी, मुझे तुमसे अच्छा वाला प्यार हो गया था, पर तुम्हारे और समर ओबरॉय के बीच रिलेशनशिप वाली बातें सुनकर मैं खुद को रोक लिया। पर मुझे पता चला कि समर ने समायरा के साथ शादी कर ली, इसलिए मैं तुमसे कहने आया हूँ, मैं तुम पर अपना रिश्ता थोपना नहीं चाहता। अगर तुम खुद वैसा ही महसूस करती हो जैसा मैं तुम्हारे लिए करता हूं तो तुम मुझे अपना पार्टनर बन सकती हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हें सभी से प्रोटेक्ट करूंगा। क्या तुम मेरा ये प्रपोज एक्सेप्ट करती हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं माही। उद्धरण चिन्ह। माही ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसने अपनी कॉफ़ी टेबल पर रखी और बहुत शांत होकर उसने अमन से कहा, देखो अमन, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या? अमन माही की बात सुनकर हैरान था, उसे इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तभी माही ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए उसने कहा, हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति का नाम मिस्टर रिधान ओबरॉय है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारे प्यार के रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत लॉयल हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी चीज़ कि मेरे और समर के बीच जो भी अफवाह फैली थी वह सिर्फ एक अफवाह ही थी, क्योंकि मेरा और उससे कोई भी रिश्ता नहीं था। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को यहीं ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारा ये प्रपोज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। अमन को माही की शादी का सुनकर झटका लगा, लेकिन उससे बड़ा झटका ये लगा कि वह विधान ओबरॉय की बीवी है। विधान ओबरॉय को कौन नहीं जानता, उसका नाम ही काफ़ी था इंसान के अंदर दहशत लाने के लिए। वह अच्छों के लिए राजा और बुरे लोगों के लिए किसी रावण से काम नहीं था। पर अमन को बहुत बुरा लगा। इट्स ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट तुम अगर किसी भी प्रॉब्लम में हो और तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। इतना कहते हुए अमन ने अपना एक कार्ड माही के आगे करते हुए कहा, इसमें मेरा फ़ोन नंबर है, तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो बिना झिझक के मुझे कॉल करना। मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर तो नहीं बन पाया, बट मैं तुम्हारी मदद और तुम्हारे हर एक मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारा दोस्त बनकर। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अमन वहाँ से चला गया और माही ने भी उसका विजिटिंग कार्ड देख और फिर अपने बैग में रख लिया। चैप्टर 46 समायरा का मिसकैरेज होना। नेक्स्ट डे।
माही सुबह सुबह उठकर टेरेस पर टहलते हुए रिधान से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। आप कब तक आएंगे? क्या आपकी मीटिंग खत्म हो गई? माही ने लास्ट में रिधान से पूछा। उसकी बता सुनकर रिधान ने कहा, अभी तक एक दिन हुआ है जान, बस आज और कल काम है, फिर मैं आ जाऊंगा। और हाँ, अभी मैं थोड़ा बिजी रहूंगा तो तुम परेशान न होना। उद्धरण चिन्ह। हम ठीक है, अच्छा अब आप आराम करिए, मैं भी नीचे ही जा रही हूँ, नाश्ते का वक्त हो गया है। इतना बोलकर माही फोन कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा हॉल के सीढ़ियों के पास खड़ी थी और माही का वेट कर रही थी। वो इस वक्त वही पिलर के पास खड़ी होकर बार बार अपने मोबाइल में टाइम देख रही थी। ये माही इतना वक्त क्यों लगा रही है? जल्दी आओ ताकि मैं अपना काम कर सकी और तुमसे अपना बदला ले सकूं, बहुत घमंड है ना तुम्हें। दरअसल माही जब छत में गई थी तो समायरा ने उसे देख लिया था। वो कब से माही से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने सीढ़ियों में तेल गिरा दिया था और खड़ी होकर माही का इंतजार कर रही थी। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसने कॉल उठाया और कहा, मॉम अभी बाद में बात करूंगी, मैं अभी बिजी हूँ। इतना बोलते हुए उसने कॉल कट किया और सामने देखा कि माही अपने दुपट्टे को सही करते हुए आ रही थी। वो अपने आप में खोई हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। उसे सीढ़ियों की तरफ जाता हुआ देखकर समायरा के चेहरे पर मुस्कान थी। जाओ जाओ, खुशी से जाओ, क्योंकि इसके बाद तुम शायद ही जिंदा बचो या फिर तुम्हारे हाथ पैर तो टूटेंगे ही। समायरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी कि तभी उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि माही सीढ़ियों से की तरफ से वापस मुड़ गई। इसे क्या हो गया, ये नीचे क्यों नहीं गई? ऐसे तो मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। वही माही वापस अपने रूम की तरफ मुड़ जाती है क्योंकि उसे कुछ काम था। उसे जाता हुआ देखकर समायरा को गुस्सा आ रहा था कि तभी नीचे हॉल से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, समायरा, समायरा, कहाँ हो तुम? हॉल में आओ। उद्धरण चिन्ह। ये समर को क्या हो गया? इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है जैसे इसकी अम्मा मर गई हो? समायरा ऑलरेडी इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, समर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो और ज़्यादा गुस्सा में आ गई। समायरा, कहाँ हो? हॉल में आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। समर की एक बार फिर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर अब समायरा का पारा हाई हो गया और वो उन्हीं सीढ़ियों की तरफ जाने लगी जिस पर उसने खुद तेल गिराया था। वो गुस्से में ये तक भूल गई थी कि उसने माही के लिए जो जाल बिछाया है वो उसी में फंसने जा रही थी। वो जैसे ही गुस्से में सीढ़ियों में आगे पैर रखती है कि एक तेज चीख के साथ सीढ़ियों से फिसलते हुए नीचे गिरने लगती है। उद्धरण चिन्ह। 1 घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल में समायरा इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में एडमिट थी और उसका इलाज चल रहा था। वहीं बाहर पूरी फैमिली खड़ी थी। समायरा के मॉम डैड और माही के भी मॉम डैड आ चुके थे। समायरा की मॉम का रो रो कर बुरा हाल चुका था। तभी माही वहां आती है। वो थोड़ा देर से आई थी क्योंकि वो अकेले थी और ट्रैफिक में फंस गई थी। उसे देखकर समायरा की मॉम ने गुस्से से लाल होकर कहा, अब तू यहाँ क्यों आई है? ये देखने की मेरी बेटी की क्या हालत है? मुझे पता है तूने ही जानबूझकर मेरी बेटी को धक्का दिया है क्योंकि तुझे उसकी खुशियाँ देखी नहीं जा सकती, इसलिए तूने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया है ना। उद्धरण चिन्ह। बस करिए भाभी, आप बेवजह मेरी बेटी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। उसका पैर खुद फिसला था। सिया जी माही का साइड लेते हुए बोली। माही को तो अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां तेल कैसे आया, लेकिन समायरा की मॉम और लावण्या जी इन सब का जिम्मेदार माही को मान रहे थे। लावण्या जी ने माही पर इल्जाम लगाते हुए कहा, अगर तेल तुमने नहीं गिराया तो फिर तुम आज छत में क्यों गई थी? बोलो। उन लोगों की बकवास सुनकर माही को अब गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, देखिए आप सब मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करिए, और अगर मुझे समायरा से बदला लेना होता तो मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं अपनाती। फिर भी आपको कोई शक है तो घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मैं अभी नील से कहकर वो फुटेज मंगवा लूँगी। एनीवे मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इतना बोलकर माही वहाँ से चली गई क्योंकि उसे आइडिया लग गया था कि ये सब समायरा ने उसके लिए किया था। और वैसे भी उसे समायरा से कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि समायरा और समर ने जो पिछले जन्म में माही के किया था वो तो इसके बराबर कुछ नहीं था। उसके जाने के बाद सिया जी थोड़ी देर रुकती है, फिर वो भी राजीव जी के साथ चली जाती है। अब हॉस्पिटल में सिर्फ लावण्या जी, अशोक जी, समर, रोहित और समायरा के मोम डैड थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर आते हैं।
डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? समर ने डॉक्टर के बाहर निकलते ही उनसे पूछा। समर की बात सुनकर डॉक्टर ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और बोला, आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय, हमने आपकी बीवी को तो बचा लिया पर आपका बेबी नहीं बचा पाए। उद्धरण चिन्ह, वॉट, ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहते हुए समर ने गुस्से से डॉक्टर के कॉलर को पकड़ लिया। वही रोहित ने उसे छुड़ाते हुए कहा, समर प्लीज, अभी ये वक्त तुम्हें हाइपर होने का नहीं है। मैं समझ सकता हूँ पर तुम्हें अभी समायरा को संभालना होगा। तारांकन।